हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको अधिनायक पाठ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अधिनायक कविता के कवि का नाम क्या है? अधिनायक कविता के कवि का नाम रघुवीर सहाय है। पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है हमारा, रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था। तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? जो रघुवीर सहाय के पिता हरदेव सहाय थे तो वो क्या थे? वकील, शिक्षक, पत्रकार या डॉक्टर? तो रघुवीर सहाय के पिता एक शिक्षक थे। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न छठा नंबर है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न सातवां नंबर है, रघुवीर सहाय ने कहाँ से एवं किस विषय में एमए किया? रघुवीर सहाय ने कहाँ से और किस विषय में एमए किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी में लखनऊ विश्वविद्यालय से। अंग्रेजी में लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आठवां नंबर है कि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता या समकालीन काव्य वाचन के लिए कौन कविता केंद्र स्थापित किया? तो कौन सा कविता केंद्र स्थापित किए थे? तो कौमुदी। कौमुदी नामक इन्होंने क्या किया था? कविता केंद्र की स्थापना की थी। तो आठवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर है, रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किस कृति पर, किस रचना पर दिया गया था? तो लोग भूल गए इनकी एक रचना थी। इसी रचना पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि रघुवीर सहाय ने किस पत्रिका का आरंभ किया? रघुवीर सहाय ने किस पत्रिका का आरंभ किया या किस पत्रिका को उन्होंने चलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, किस पत्रिका को वो चलाए थे? तो नवजीवन। नवजीवन जो पत्रिका थी उसको उन्होंने चलाया था, इसका उन्होंने आरंभन किया था। नवजीवन जो है पत्रिका थी। तो इसका सही उत्तर 10वां नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर है, इनमें से रघुवीर सहाय के निबंध संग्रह कौन से हैं? पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है रघुवीर सहाय के निबंध कौन सा है? निबंध पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली मेरा प्रदेश। दिल्ली मेरा प्रदेश जो है हमारे रघुवीर सहाय जी का निबंध है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 12वां नंबर है कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे हैं? रघुवीर सहाय किस साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिनमान। दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्र के ये संपादक रह चुके हैं।
तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और दिनमान साप्ताहिक पत्रिका को इन्होंने कब से कब तक चलाया था, तो 1979 से लेकर के 1982 तक जो है इस पत्रिका को वो चलाते रहे, साप्ताहिक पत्रिका को। ठीक, तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये टोटल इन 12 प्रश्नों में से अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी लोगों, और साथ में ये भी बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न की बात करेंगे 13वें नंबर। तो कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो मतलब कहाँ से संकलित है, ये पूछा जा रहा है। तो अधिनायक शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की एक रचना थी, वहीं से यह संकलित है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 14वां नंबर है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, तो यह व्यंग्य प्रधान कविता माना जाता है। व्यंग्य प्रधान कविता अधिनायक शीर्षक कविता को माना जाता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 15वां नंबर है कि रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे। रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे, तो यहाँ ऑप्शन दिया है हमको, समझना ध्यान से है। पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है रविकर, दूसरा दिनमान, तीसरा साप्ताहिक हिंदुस्तान का और धर्मयुग के। तो रघुवीर सहाय जो है किसके प्रधान संपादक थे, तो दिनमान साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसके प्रधान संपादक के रूप में इन्होंने काम किया था। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 16वां नंबर है कि रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं, तो यहाँ हमको समझना है कि रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है, तो 20वीं सदी के। 20वीं सदी के रचनाकार हैं। तो 20वीं सदी के जो छठे दशक था उसमें इन्होंने क्या किया कि अपना रचना कार्य या लेखन कार्य प्रारंभ किया था। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 17वां नंबर है कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी कृति रघुवीर सहाय जी की है। तो यहाँ समझना है पहला नंबर ऑप्शन में कि अतिरिक्त नहीं, ये रघुवीर सहाय की रचना है नहीं, अतिरिक्त नहीं। उसके बाद दूसरा कह रहा है मुर्दा घर, ये भी रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। तीसरा कह रहा है कि जहाज का पंछी, जहाज का पंछी ये भी रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। लेकिन सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में ये हमारे रघुवीर सहाय जी की रचना है। तो 17वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न 18वां नंबर है कि हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो ये रघुवीर सहाय जी की एक कविता संग्रह है जिसका रचनाकार रघुवीर सहाय जी को ही माना जाता है। तो 18वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है। अब इनमें से बताना है कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया कृति कौन सी है। तितली, तितली जो है तितली होगा नहीं, इरावती होगा नहीं, चितकोबरा होगा नहीं, कुछ पत्ते कुछ चिट्टियाँ, कुछ पत्ते और कुछ चिट्टियाँ ये हमारे रघुवीर सहाय जी की ही रचना है। तो कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ इन्हीं के द्वारा संपादित है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न 20वां नंबर है कि अधिनायक पाठ में आम आदमी का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो अधिनायक पाठ में आम आदमी का प्रतिनिधित्व हरचरना नाम का एक लड़का होता है वो करता है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, हरचरना जो कि आम आदमी का प्रतिनिधित्व इस पाठ में करता है। तो टोटल ये हमारा 20 ऑब्जेक्टिव था। मैंने 20 ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव थे उसको आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप लोग इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया। ठीक है, बाकी आगे अब हम लोग जो है इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है पहला नंबर प्रश्न में कि हरचरना
कौन है उसकी क्या पहचान है? इसका उत्तर होगा हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान फटा सूतना पहने एक गरीब छात्र के रूप में की गई है। तो ये पहला नंबर हमारा प्रश्न का उत्तर माना गया। अब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को क्यों नहीं? तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने हरचरना कहकर भारत की जनता को दिखाया है। हरचरना किसी का नाम नहीं है, बल्कि यह तो गरीब, दुखी और शोषित जनता का प्रतीक है। इसलिए कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं। तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिनायक कौन है, इसकी क्या पहचान है? इसका उत्तर होगा कि अधिनायक देश के शासक को कहा गया है जो अपने जयकार जनता से लगवाते हैं। पहचान राजशाही वस्त्र को पहने हुए है, वह अपना जयकार लगवाता है और सिंहासन पर बैठे सबसे अपना काम करवाता है। तो ये इन लोगों की पहचान है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जय जय करना का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा जय जय करना का अर्थ है अपने प्रशंसा करवाना, अपनी छाप को सभी जगह फैलाना और स्वयं को महान दिखाना। इसी तरह पांचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि डरा हुआ बेईमान जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यहाँ बेमन का अर्थ है बिना मन के, अर्थात मन नहीं है फिर भी उसका गुणगान करता है। जनता डर के कारण शासक का गुणगान करती है, मन होते हुए भी उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। छठा नंबर प्रश्न है हमारा कि हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हरचरना अधिनायक का गुण इसलिए गाता है क्योंकि अधिनायक देश का शासक है, वह बहुत बलशाली और महाबली है। हरचरना के डर का कारण है कि वह अधिनायक की तरह बलशाली नहीं है, वह कमजोर है और अपने सभी आवश्यकता के लिए अधिनायक पर निर्भर है। वह डरता है उसे कोई नुकसान न हो जाए। तो टोटल अभी तक हमने 6 प्रश्नों को देखा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 7वां नंबर प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाजा बजाना का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा बाजा बजाना का अर्थ है किसी की प्रशंसा या गुणगान करना। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक व महाबाहुबली, कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक व महाबाहुबली, कवि यहाँ देश के शासकों को पहचान कराना चाहते हैं जिससे जनता डरती है और वह बहुत ताकतवर, खुद को समझ रही या ताकतवर है। अगला प्रश्न 9वां नंबर है हमारा कि कौन कौन में पुनरुक्ति है, कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है? तो इसका उत्तर होगा 9 नंबर प्रश्न का कि कौन कौन में पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति है, रुक्ति यहाँ से रुक्ति होगा, पुनरुक्ति, यहाँ पुनरुक्ति शब्द जो है गलत लिखा गया, आप लोग सुधार लीजिएगा। पुनरुक्ति जैसे प्रश्न में लिखा गया वैसे ही सही होगा पुनरुक्ति, ठीक ना। ये पुनरुक्ति यहाँ हम लिख दे रहे हैं पुनरुक्ति, क्योंकि शब्द पे हमें ध्यान देना है। भले हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हमें लिखते वक्त जो है शब्द पे अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पुनरुक्ति गलत लिखा था तो पुनरुक्ति हम भी एग्जाम में सही लिखेंगे। पुनरुक्ति क आधा रहेगा तो त में छोटी का मात्रा रहेगा क के पीछे से, ठीक ना। तो कौन कौन में पुनरुक्ति है, कवि ने यह इसलिए किया क्योंकि देश के जो शासक है वह एक नहीं एक से अधिक है और वे सभी मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर है, कहा जा रहा है कि व्याख्या करें, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठे उनके तमगे कौन लगाता है? इस पंक्तियों की कहा जा रहा है कि आप व्याख्या करिए। इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अधिनायक कविता से ली गई है। यह एक व्यंग्य कविता है। यह कविता कवि रघुवीर सहाय के कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि पूर्व पश्चिम अर्थात सभी दिशाओं से राष्ट्रीय त्योहार पर गरीब जनता नंगे पांव आती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये नरकंकाल हैं, सिंहासन पर बैठकर उनके जो गरीब जनता है तमगे मेडल लगाने का ये काम करती हैं। तो यह
कौन है, लगवाते हैं तो ये लोग कौन है। तो ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। टोटल हमने 1 से 10 प्रश्न को हल किया और साथ ही में हम लोग इस पाठ का MCQ भी देखें। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। साथ ही अगले वीडियो में हम लोग 11वें लेसन प्यारे नन्हे बेटे को पाठ का कवि परिचय और उसके अर्थ को समझेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।